हाय गाइस, वेलकम बैक। और इस वाली वीडियो में हम देखेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक पॉलीमॉर्फिज्म, ये दो टॉपिक्स मतलब ऐसा है कि क्वेश्चंस अगर आते हैं ना, 20-25 क्वेश्चन आते हैं तो 90% ऑफ द टाइम इन दो टॉपिक्स को पक्का पूछा जाता है। इनके कोड्स करवाए जाते हैं और काफ़ी चीज़ें हैं। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए ना, अगर जो सॉफ्टवेयर्स बने थे मतलब पुराने ज़माने में, अभी भी बनते हैं, तो वो ऊप्स पे बनते हैं। ऊप्स में रीयूजेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यार एक बार ये तुमने कोई क्लास का कोड लिख दिया और तुम्हें पता वो बहुत ही रिलायबल है, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अनदर कोड तुम चाहते हो कि कुछ फीचर्स मैं उसके इनहेरिट कर लूँ और उसके ऊपर एक अपनी क्लास बना लूँ, तो वो ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि तुम्हारे पास पहले ही कोड लिखा हुआ है, उसी कोड को तुम रीयूज़ कर लो और वो रिलायबल है, तो बेटर रहेगा। तो ये जो चीज़ है इनहेरिटेंस, इट हेल्प्स इन रीयूजेबिलिटी। अगर तुम देखोगे ना यहाँ पे, आज ऑरेंज लेंगे यार, ऑरेंज बहुत दिन हो गए। हाँ, तो अगर तुम देखोगे ना तो यहाँ पे यही है कि इट हेल्प्स इन रियूजिबिलिटी, सेव्स टाइम, मनी एंड इंक्रीजेस रिलायबिलिटी। मनी कैसे? क्योंकि सोचो अगर तुम्हारा कोड मतलब इनहेरिट कर रहा है तो तुम्हें बार बार रीडिफाइन नहीं करना पड़ेगा, कोड का साइज छोटा है। मतलब कहीं ना कहीं स्टोरेज मेमोरी कह सकते हैं, कहीं ना कहीं टाइम बचाएगा लिखते समय, रिलायबिलिटी तुम्हारी इंक्रीज होगी। तुम्हें एक कोड तुमने बना लिया अच्छे से रिलायबल, तुम्हें उसे ही इनहेरिट करना है। इसी चीज़ को इनहेरिटेंस कहते हैं कि एक क्लास को अगर हम उसके फीचर्स लेना चाहते हैं किसी दूसरे क्लास में, वी कैन से दैट कि वो पुरानी क्लास एक पेरेंट क्लास है, और वी कैन से दैट जो दूसरी क्लास है वो चाइल्ड क्लास है, कि अपने पेरेंट्स से कुछ फीचर्स ले लिए और उसके अलावा खुद से भी कुछ और करना है। तो ड्राइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एन ओल्ड वन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है। तो पहले जो ओल्ड क्लास है उसे हम क्या कहते हैं? बेस क्लास कह देते हैं या पेरेंट क्लास कह देते हैं। और जो न्यू क्लास बनती है उसे हम कहते हैं ड्राइव क्लास या चाइल्ड क्लास। और जो हमारी ड्राइव क्लास होती है वो या तो थोड़े से फीचर्स यूज़ कर लेती है, थोड़े से, और या फिर ऑल। इसका मतलब देखेंगे थोड़े से कौन से या ऑल कब हो सकता है, ये केसेस होते हैं। तो बेस क्लास से कब वो थोड़े से फीचर्स ले सकती है और कब पूरे फीचर्स ले सकती है। तो इनहेरिटेंस कितने टाइप की हो सकती है पहले ये देख लेते हैं। इनहेरिटेंस किस टाइप की होगी? एक बेस क्लास है हमारी ये, और एक चाइल्ड क्लास है। और ये एरो बता रहा है कि बेस क्लास से ये चाइल्ड क्लास ने फीचर्स ले लिए। फीचर कहाँ को गए हैं? नीचे को। सपोज अगर दो पेरेंट होते कि इस क्लास के भी फीचर चाहिए इसके भी चाहिए, तो दोनों के फीचर ले लिए। इसको कहते हैं मल्टीपल, मतलब एक से ज़्यादा, मल्टीपल। हायरार्किकल कैसे हो सकता है कि जैसे यहाँ पे एक हमारी क्लास है और उसके काफ़ी सारे चाइल्ड क्लास हैं, इसमें बी सी डी बनाया है, तो ऐसे ऐसे हर एक का यूज़ केस भी देख सकते हैं हम, कहीं ना कहीं लग सकता है। तो ये हमारा हायरार्किकल हो गया। जैसे हमारा हायरार्की में नहीं होता ऑर्डर, कई बार तुमने ट्रायंगल सा देखा हुआ ऐसे, हायरार्किकल सा कहते हैं उसको। तो नीचे साइड बढ़ता रहता है बेस, ऐसे याद कर लेना। हायरार्किकल किसे कहते हैं? जब नीचे ज़्यादा हो और ऊपर कम हो। एक होता है मल्टीपल लेवल वाले, कि बी का पेरेंट ए है, सी का पेरेंट बी है, ऐसे लेवल में, मतलब पहले यहाँ के फीचर फिर इसने और इनहेरिट कर लिए सी ने फीचर, तो ये मल्टीपल लेवल हो गया, मल्टी लेवल हो गया, सिंपल। और एक होता है हाइब्रिड, मतलब कुछ भी तुमने मिक्स कर दी वो चारों क्लासेस के, कि लाइक पहले तुमने यहाँ पे ये क्या करा बताओ, ये तुमने करा हायरार्किकल, और यहाँ पे नीचे तुमने कर दिया मल्टीपल। तो इन दोनों को मिक्सचर किसी भी चीज मल्टीपल मतलब मेथड्स का अगर मिक्सचर कर देंगे ना, तो हाइब्रिड बन जाएगा कुछ भी। ओके। सो यहाँ पे आता है हाउ टू डिफाइन अ डिराइव्ड क्लास। अब यार तुम्हें क्लासेस बनानी आती हैं, तुम्हें पता है कि ऐसे ऐसे हम मतलब फीचर्स ले सकते हैं, कोई मेथड तो है पर कैसे करेंगे। तो सिंपल है, तुम क्लास लिखो, जैसे लिखते हो उसका नाम लिखो और क्लास डिफाइन कर दो अपनी मर्ज से एकदम। बस क्लास के नाम और इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में ना एक कॉलन लगाओ। कॉलन से कंपाइलर को पता लग जाएगा अच्छा फीचर्स लेने हैं ऊपर से। तो एक होता है विजिबिलिटी मोड, कि फीचर किस तरह से, विजिबिलिटी मोड एक ही चीज़ आगे डिस्कस करते हैं, और उस क्लास का नाम जहाँ से फीचर लेके आने हैं। परफेक्ट। इसका एग्जांपल देखते हैं। हमारा ना यहाँ पे इधर पूरा लिखा हुआ है कि यहाँ पे बेस क्लास है, और विजिबिलिटी मोड क्या होता है अपना, या तो प्राइवेट होता है या पब्लिक होता है। अभी के लिए, आगे और भी होता है वो देखेंगे, पर अभी के लिए एक प्राइवेट और एक पब्लिक होता है। अपना जो प्राइवेट और पब्लिक होता है, अगर हम पहला केस देखते हैं यहाँ पे, क्लास ए बी सी मैंने नई क्लास बनाई, और मेरे पास कोई एक्स वाई जेड एक पेरेंट क्लास पहले से ही होगी। ओके। सो यहाँ पे ये हो गया, तो पेरेंट क्लास पहले से होगी। तो अगर मैं प्राइवेट कॉल करता हूँ ना, विजिबिलिटी क्लास मतलब प्राइवेट, तो जितने भी पेरेंट्स क्लास के ना, दो चीज़ होती है पेरेंट क्लास में, क्या होगा, एक तो होंगे हमारे प्राइवेट वाले डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, एक होंगे हमारे पब्लिक वाले। हमेशा ये याद रखना, इनहेरिटेंस में प्राइवेट वाले तो जा ही नहीं सकते किसी भी हाल में, प्राइवेट वाले जा ही नहीं सकते, हमेशा कौन से जाएंगे? पब्लिक वाले। अब पब्लिक वाले कैसे जाएं? अगर मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, विजिबिलिटी मोड लिख देते हैं। विजिबिलिटी मोड अगर हम देखें, तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि प्राइवेट से करो,
कि प्राइवेट से मुझे करना है, तो ये जितने भी पब्लिक वाले होंगे ना वो इस नई क्लास में एज अ प्राइवेट मेंबर चले जाएंगे। कि यहाँ पे जितने भी, जैसे हमारा XYZ क्लास है, इसके अंदर मैंने सपोज प्राइवेट के अंदर एक डेटा मेंबर कर रखा था D1 और पब्लिक के अंदर मैंने कर रखा था D2। ओके, यहाँ तक देखते हैं अभी। ऐसे करके एक ये XYZ क्लास के अंदर के मेंबर्स हैं। अगर मैं इसको प्राइवेट वाले तो कभी जा ही नहीं सकता, D1 तो कभी इनहेरिट कर ही नहीं सकता। बात रही बस D2 के इनहेरिट करने की। ये D2 कैसे जाएगा? अगर मैं इसको प्राइवेट की तरह इनहेरिट करूंगा तो ये प्राइवेट मेंबर बन जाएगा चाइल्ड का, अगर पब्लिक की तरह इनहेरिट करूंगा तो पब्लिक मेंबर बन जाएगा। ये चीज़ है। तो यहाँ पे अगर मैं प्राइवेट की तरह कॉल करूंगा तो यहाँ पे इसके जितने भी मेंबर्स होंगे XYZ के वो प्राइवेट मेंबर बन जाएंगे। अगर मैं पब्लिक की तरह कॉल करूंगा तो वो पब्लिक मेंबर बन जाएंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हम ना प्राइवेट होता है। अगर हम डायरेक्ट लिख दें विदाउट एनी विजिबिलिटी मोड तो वो प्राइवेट कॉल हो जाता है। जैसे अपना प्राइवेट हमारा एक्सेस स्पेसिफायर पहले भी होता है ना, यहाँ लिखते नहीं है तो प्राइवेट होता है। ओके, यहाँ पे और बेटर तरीके से समझाया हुआ है कि अगर मैं प्राइवेट यूज़ कर रहा हूँ तो प्राइवेट मेंबर्स तो भाई कभी इनहेरिट होंगे नहीं। जो पब्लिक मेंबर होंगे वो एज अ प्राइवेट इनहेरिट होंगे, तो वो कहाँ पे आ जाएंगे? प्राइवेट सेक्शन के अंदर आ जाएंगे, डिराइव्ड क्लास के प्राइवेट सेक्शन में। ये बेस क्लास के हैं सारे, तो ये बेस क्लास के वेरिएबल आ गए। एक एग्जांपल है बुक में, मतलब अच्छे डायग्राम दी थी तो अच्छे से समझ आ जाएगा कि प्राइवेट के अंदर आ जाएंगे। और पब्लिक में ये जितने बाकी वेरिएबल हैं ये डिराइव क्लास ने अपने अलग से करे हुए हैं, इनके डिराइव क्लास की अपनी मेहनत है। पेरेंट से इसने ये मंगा लिया और ये प्राइवेट रख लिया अपनी तरफ। ऐसी पब्लिक की तरह मंगाऊंगा तो यार वो पब्लिक में चल जाएंगे। परफेक्ट। ओके, सो ये जो पॉइंट है ये हमेशा याद रखना कि प्राइवेट मेंबर्स तो कभी इनहेरिट हो ही नहीं सकते। बट सपोज करो मैं चाहता हूँ यार कि मेरे पास दो रीज़न थे अभी तक, है ना? कौन से? एक तो यार प्राइवेट वाले PRV और एक था हमारा पब्लिक वाला PUV। तो मैं चाहता हूँ यार कोई ऐसी चीज़ हो कि पब्लिक में अगर मैं कर दूंगा तो वो तो इंट मेन में मैं कहीं पे भी बुलाऊंगा वो तो एक्सेस हो जाएगा, है ना? अगर मैं बेस क्लास की बात करता हूँ तो वो तो इंट मेन में है। मैं चाहता हूँ कि प्राइवेट मेंबर हो पर ये इनहेरिट भी कर सकूँ मैं, कोई ऐसा मतलब एरिया हो एक और जिसमें वो वेरिएबल कहीं पे मेन क्लास में मैं बुला नहीं सकता, पर अगर मैं उसको इनहेरिट करूँ तो वो इनहेरिट भी हो जाए। और वो इनहेरिट भी ऐसा हो कि ड्राइव्ड क्लास में भी जाके वो क्या रहे, प्राइवेट की तरह ही एक्ट करे, वो वहाँ पे भी मेन क्लास में नहीं बुला सकते। ऐसा कोई सेक्शन हो क्या? तो उसके लिए क्या बनाया, एक और सेक्शन होता है हमारे पास प्रोटेक्टेड। उस विजिबिलिटी मोड को हम कहते हैं प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड। इसका काम क्या है? इसने यही करा यार, ये हमारे पास अब तीन सेक्शन हो गए। एक तो यहाँ पे हमारे पास पब्लिक, एक हमारे पास प्राइवेट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ जगह कम है यार मेरे पास, और यहाँ पे हमारे पास होगी प्रोटेक्टेड वाली। ठीक है, प्रोटेक्टेड वाली क्या हम बाहर से कॉल कर सकते हैं? नहीं। क्या हम प्राइवेट वाली कॉल कर सकते हैं बाहर से? नहीं। पब्लिक वाली कॉल कर सकते हैं। क्या हम प्राइवेट वाली कभी इनहेरिट कर सकते हैं? नहीं। क्या हम पब्लिक इनहेरिट कर सकते हैं? हाँ। क्या हम प्रोटेक्टेड को इनहेरिट कर सकते हैं? हाँ। तो ये जो चीज़ है ना, कॉम्बिनेशन है दोनों का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास तीन सेक्शन हो गए, तो हम एक क्लास के अंदर तो तीन सेक्शन बना ही सकते हैं अपने, एज यूजल। ओके, तुमने डिफाइन कर दिया यार मेरे ये बेस क्लास में ये प्राइवेट मेंबर्स हैं, ये प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं और ये पब्लिक मेंबर्स हैं। व्हाट इफ़ यू वांट टू इनहेरिट देम? तो अगर विजिबिलिटी मोड को प्राइवेट मोड लेते हो, प्राइवेट मेंबर तो इनहेरिट नहीं होते कभी। जो प्रोटेक्टेड मेंबर हैं वो कैसे इनहेरिट होंगे? प्राइवेट। जो पब्लिक मेंबर हैं वो कैसे होंगे? प्राइवेट। प्राइवेट है तो प्राइवेट मोड में चले जाएंगे सारे। सेम विद द केस ऑफ प्रोटेक्टेड। अगर जो प्राइवेट मेंबर है वो तो कहीं नहीं जाते, प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर कैसे हो जाएंगे? प्रोटेक्टेड की तरह। अगले क्लास में, ड्राइव्ड क्लास में प्रोटेक्टेड की तरह ही हो जाएंगे। अब मेन आता है पब्लिक मोड। इसमें क्या होता है कि प्राइवेट तो यार कभी जाएगा नहीं, वो मैं 3 बार ऐसे लिख दिया है पर वो जाता ही नहीं है कभी। प्रोटेक्टेड कैसे हो जाएगा? वो प्रोटेक्टेड ही बन जाएगा। और पब्लिक मेंबर कैसे बन जाएंगे? अपने पब्लिक हो जाएंगे। तो यहाँ से तुम्हारे पास मल्टीपल कॉम्बिनेशंस आ गए जो आगे काफ़ी यूज़फुल होती है सिस्टम डिज़ाइन में, या कोई तुम्हें सॉफ्टवेयर बनाना है ना उस चीज़ में इन चीज़ों का काफ़ी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक इस चीज़ को एक लास्ट टाइम एग्जांपल के साथ देखते हैं। हमारी बेस क्लास ये एक अच्छी वाली बेस क्लास बी। हमने क्या करा, प्राइवेट सेक्शन बनाया। ये तो कभी इनहेरिट होता ही नहीं है, इन्होंने 2 बार लिखा हुआ है। एक्स तो इनहेरिट कर ही नहीं सकते हो, ना इस साइड लेके जा सकते हो ना इधर, कहीं नहीं लेके जा सकते हो। प्रोटेक्टेड मेंबर्स लिखे अपने, पब्लिक मेंबर लिखे। मैंने एक डिराइव्ड क्लास बनाई पब्लिक, तो प्रोटेक्टेड क्या जा सकते थे? नहीं। क्या प्रोटेक्टेड प्राइवेट जा सकते थे? नहीं। प्रोटेक्टेड मेंबर अपने कहाँ गए? वो प्रोटेक्टेड में चले गए क्योंकि पब्लिक से कॉल हुआ है। और पब्लिक वाले कहाँ चले गए? पब्लिक में। ओके, ऐसे ही यहाँ पे अगर हम इसको प्राइवेट की तरह कॉल करते हैं
तो दोनों कौन से में चल जाएंगे, प्राइवेट में। ये वाला भी प्राइवेट में गया और पब्लिक वाला भी प्राइवेट में गया, प्राइवेट मेंबर्स तो कहीं गए नहीं इसके। सिमिलरली अगर मैं एक मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ करना चाहता हूँ क्लास एक्स जिसके पेरेंट D1 और D2 हों, और मैंने क्या करा, पब्लिक D1 चाहिए मुझे और प्रोटेक्टेड D2 चाहिए। यहाँ पे ना एक्चुअली कॉमा आता है, यहाँ ना गलत लिखा है, यहाँ 2 कॉलन, पब्लिक D1 कॉमा पब्लिक D2 प्रोटेक्टेड D2। तो यहाँ से तो पब्लिक वाले पब्लिक में आ जाएंगे और प्रोटेक्टेड वाले प्रोटेक्टेड में, क्योंकि पब्लिक है इधर से प्रोटेक्टेड है तो दोनों प्रोटेक्टेड में आ जाएंगे। ये मतलब अच्छा सिनेरियो देखने के लिए, समझने के लिए कैसे वर्क करता है पूरा इनहेरिटेंस। मेजर वर्क ना यही है कि कौन सी चीज़ कैसे इनहेरिट होती है, यही समझना मेन चीज़ है। और हमारे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं। ओके, सो ऑलमोस्ट ये एंड से ही करते हैं। यहाँ पे अपना पॉइंट क्या है इसमें, मतलब प्राइवेट प्रोटेक्टेड वाला हम कहीं पे भी कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लास जब लिखते हैं ना, प्रोटेक्टेड पहले कर दो, प्राइवेट कर दो, मतलब बार बार ही कर दो, कितनी बार वर्क करेगा। बट एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, तो हम डिफ़ॉल्ट क्या करते हैं, पहले सारे प्राइवेट लिख देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट होता है, फिर प्रोटेक्टेड मेंबर्स लिखते हैं, फिर पब्लिक लिखते हैं, क्योंकि कोड जो है रीडेबल होना चाहिए। अकेले कभी कोई काम नहीं करता है, टीम में काम होता है, तो जो दूसरा बंदा तुम्हारा कोड देखे रीड कर पाए, तो इसलिए रीडेबिलिटी इंपॉर्टेंट बहुत होती है। समरी वही है जो चीज़ ऊपर बताई थी, क्या प्राइवेट कभी, जो प्राइवेट मेंबर होते हैं वो कभी इनहेरिट नहीं हो पाएंगे। और ये बाकी सब इस चीज़ को एक बार देख लेना, इस पर काफ़ी टाइम लगा दिया है। ओके। अच्छा, जो सिंगल इनहेरिटेंस और बाकी टाइप की इनहेरिटेंस है ना, उस चीज़ को ना कोड में और अच्छे से देख लेंगे, बिकॉज तुम्हें वो आइडिया लग चुका है वो कैसे वर्क करती है। सिंगल एक से दूसरे में कॉल करना है डायरेक्ट एंड समथिंग समथिंग। तो वो जो चीज़ है ना अभी कोड वाले पार्ट में देख लेंगे। जो मेजर मेजर थ्योरी वाले टॉपिक्स हैं उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है अपना मल्टीपल इनहेरिटेंस करके। हमने क्या करा, हमारे पास 3 बेस क्लास है, B1 B2 और BN, मतलब मोर देन 3 है, यहाँ 3 लिखी हुई है, तो 3 बनी हुई है। और यहाँ डिराइव्ड क्लास में हमने इनहेरिट करना है इनके मतलब सारे ट्रेड्स को, कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स को। तो द सिंटैक्स ऑफ द डिराइव्ड क्लास विद मल्टीपल बेस क्लास इज एज फॉलो। मैं ऐसे कहता हूँ, कॉमा आएगा, कॉमा आता है, क्लास का नाम लिखा कॉलन, फिर इसकी विजिबिलिटी लिख दी पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, वॉट एवर, और उसका नाम क्लास का, कॉमा करके लिखते जाओ। और जो अपनी क्लास में हमें अपनी डेफिनेशन लिखनी है वो लिख दो, क्लास की अपनी वर्किंग। सो सपोज करते हैं हमारे पास एक क्लास P है, तो हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे कॉल होती है, ऐसे कॉमा करके। तो क्लास P, क्लास ने अपना वॉइड फंक्शन लिख दिया, मतलब डिस्प्ले के लिए, और पब्लिक एन दोनों के पब्लिक में इनहेरिट हो जाएंगे। ये जो चीज़ है थ्योरी थी मल्टीपल उसकी, कि मल्टीपल का सिंटैक्स क्या होता है। बिकॉज तुम देखो हायरार्किकल का सिंटैक्स क्या होगा, तुमने एक बेस क्लास बनाई, तुमने जो दूसरी क्लास बनाई, इधर ऐसे अलग कर देते हैं, तो ये हायरार्किकल वाले इनहेरिटेंस का होगा कि यहाँ पे एक बेस क्लास, यहाँ पे तुमने डायरेक्ट एक इसको कॉल कर दिया, तुम वहाँ पे पब्लिक बी कर दोगे सी में, एक उसके लिए पब्लिक डी, तो सिंटैक्स सबका सेम रहेगा जैसे ऊपर देखा था सबसे पहले। बस कोड में लिखने का यूज़ के हिसाब से अलग अलग होता है, तो इसको कोड में ही देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आता है जो हमने अभी ये वाला पॉइंट देखा ना, मल्टीपल। अब एम्बिग्यूटी क्या हो सकती है, सपोज करो यार यहाँ पे भी एक फंक्शन का नाम राम था और यहाँ पे भी एक फंक्शन का नाम राम था, दोनों आ गए, तो डी तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा जब डी के ऑब्जेक्ट में मैं बोलूँगा कि राम को बुला के लाओ, कौन से वाले को बुला के लाएगा, B1 के या B2 के। तो यहाँ पे ये है कि अगर फंक्शन नेम अपेयर्स, मतलब सेम नेम जो है वो मोर देन वन बेस क्लास में हो। जैसे कि अगर इसमें एग्जांपल देखें, एक हमारे पास क्लास कौन सी है, M, इसके अंदर है वॉइड डिस्प्ले, जो क्या बताता है क्लास M का हूँ मैं, और क्लास N, इसका है वॉइड डिस्प्ले, और यह है क्लास N के लिए। परफेक्ट। और मैंने एक क्लास P बनाई जिसमें दोनों को मैं इनहेरिट कर रहा हूँ पब्लिकली। तो अगर मुझे ये क्या करेगा, ये फंक्शन नेम तो ओवरराइड कर जाएगा कि अपने पेरेंट्स को हटा के खुद की डेफिनेशन लिख देगा, पर ये इसके अंदर मुझे एक पर्टिकुलर फंक्शन को बुलाना है, तो मैं वो कैसे करूँगा। वो ऐसे होगा कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा दूंगा मैं, क्लास का नाम स्कोप रेजोल्यूशन और डिस्प्ले। तो जब मैं इसे चलाऊंगा तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे अपना, अच्छा ये बी कर दिया इन्होंने एग्जाम्पल में, बट कोई बात नहीं। अगर देखा जाए तो इसके अंदर जैसे यहाँ ना अलग हो गया है, चाइल्ड और ड्राइव क्लास एक लिया हुआ है। यहाँ पे मेरे हिसाब से ना ए अपना एक ड्राइव क्लास का है और ये बी अपना वैसे है। इसका मैं अभी एग्जांपल देता हूँ। ऊपर देखा जाए ना तो यहाँ पे एम के लिए कॉल कर देगा, ठीक है। मतलब अगर हमें ओवर ऐड कराना है पर्टिकुलरली एम के लिए कॉल कर दो, अगर एन के लिए होता है यहाँ पे मैं एन लिख के कर देता, नहीं तो अगर मुझे खुद का लिखना होता मैं खुद का लिख देता। इन द केस कि अगर वो दोनों मतलब एक ही फंक्शन नेम लेके आ रहे हैं तो एम्बिग्यूटी हो जाएगी और वो वर्क नहीं करना चाहिए।
बिकॉज एम्बिग्यूटी है, वो खुद कंफ्यूज हो जाएगी कौन से वाले को बुला के लाना है, किसको मैं मतलब ओवर करूँ, मतलब इन्वोक करूँ। ये जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया ना, इसका मैं पार्ट ऐड करना भूल गया। द पॉइंट इज़ यहाँ पे एक ए क्लास है जो पेरेंट है और नीचे एक यहाँ पे बी क्लास है। तो दोनों में डिस्प्ले फंक्शंस हैं अपने अपने। अगर मैं ए का अगर मैं बी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और बी में डिस्प्ले बुलाता हूँ तो बी का बुलाएगा। अगर मैं ए का डिस्प्ले बुलाना चाहता हूँ तो ए का स्कोप रेजोल्यूशन लगा के डिस्प्ले बुला सकता हूँ, बी का स्कोप रेजोल्यूशन लगा के बी का डिस्प्ले बुला सकता हूँ। यहाँ कमेंट में लिखा हुआ है किसका डिस्प्ले कॉल होगा। परफेक्ट। थोड़ा सा पार्ट और बचा है। ओके, जो ऊपर हमें एम्बिग्यूटी मिली थी ना, वो जनरली ऐसे आ सकती है, या तो मतलब दोनों का मतलब फंक्शन नेम सेम है तो आ जाएगी। तो उधर तो हमने देख लिया कैसे हैंडल करेंगे, किसी या तो एक को बुला लो, मतलब ऐसे स्कोप रेजोल्यूशन लगा के एम स्कोप रेजोल्यूशन डिस्प्ले, नहीं तो अपना खुद का लिख लो वॉट एवर। बट अगर सोचो हमारे पास एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस टाइप है, इस केस में क्या होगा। एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस में ग्रैंड पेरेंट एक बड़ी क्लास है सबसे ऊपर, उससे मैंने हायरार्किकल मैंने वो लिए इनहेरिटेंस पेरेंट वन और पेरेंट टू और इन दोनों का एक चाइल्ड बना दिया। तो जो ग्रैंड पेरेंट के ट्रेड्स होंगे या एट्रीब्यूट्स होंगे मल्टीपल टाइम नहीं आ जाएंगे और वो एम्बिग्यूटी कॉज करेंगे। तो यहाँ पे जो लिखा है ना, गेटिंग अ डुप्लीकेट सेट ऑफ एट्रीब्यूट फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट क्लास, हैंस एम्बिग्यूटी कॉज हो जाएगी और वो हमें बिल्कुल हटानी पड़ेगी तभी तो वर्क होगा। वो हटेगी कैसे, बाय यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड। इस वर्चुअल कीवर्ड को यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारी ग्रैंड पेरेंट क्लास है ना, इसको तो हम लिखेंगे भाई तू तो मस्त है तो अपना लिख। बट जब भी हम इनहेरिट करेंगे ना इससे कोई भी फीचर पेरेंट वन या पेरेंट टू में, तो उधर हम एक कीवर्ड ऐड कर देंगे वर्चुअल पब्लिक ए या पब्लिक वर्चुअल ए, मतलब कैसे भी लिखो आगे पीछे इट विल वर्क। तो ये वर्चुअली इनहेरिट कर लेगा, विच मीन्स ये तो वर्क सही करेगा एज यूजल। बट जब हम इन दोनों क्लास में से आगे जाके चाइल्ड में करेंगे ना, तो ओनली वन कॉपी ऑफ ए विल बी इनहेरिट। वो कंपाइलर की जिम्मेदारी कर दी है तुमने कि यार एक ही आएगा। कंपाइलर की जिम्मेदारी है कि यहाँ जो क्लास ए है इसके बस एक ही फीचर आए सी तक, क्योंकि वर्चुअल डिक्लेयर्ड है बीच में। और ये नहीं कि एक पाथ हो, मल्टीपल कैसे भी पाथ हो, कैसे भी इनहेरिटेंस लग रही हो, उसके अंदर कंपाइलर अपनी स्मार्टनेस दिखाएगा। स्मार्ट है कंपाइलर बहुत सी प्लस प्लस का, वो ध्यान रखेगा कि जौन सी भी क्लास में कॉल कर रहे हो एक ही कॉपी बने, मल्टीपल ना बने। तो सी प्लस प्लस ध्यान रखेगी कि कैसे एक कंपाइलर बने रिगार्डलेस ऑफ इनहेरिटेंस पाथ, कैसे भी पाथ हो। परफेक्ट। ओके, सो अपना ये वाला पार्ट आता है अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सपोज अब तुमने देखा इनहेरिटेंस यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल वेज हैं कैसे कैसे कॉल्स हो सकती हैं एंड सो ऑन। बट देर इज़ समटाइम्स कि सपोज करो मैं लाइब्रेरी का मैं मतलब कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लिख रहा हूँ, इसको जनरली लो लेवल डिज़ाइन कहते हैं। तो हाँ, अगर मैं लाइब्रेरी का फंक्शन बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यूज़र क्लास हो। यूज़र क्लास के 3 चाइल्ड होंगे, स्टाफ, एक होगा टीचिंग और एक होगा स्टूडेंट। परफेक्ट। द पॉइंट इज़ कि मैं यूज़र क्लास का तो कभी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ही नहीं। ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, टीचर स्टाफ का होगा, मतलब स्टाफ का, टीचर का और स्टूडेंट का होगा। इस क्लास का तो कभी ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। मैं अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं तो आई कैन डिफाइन इट एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक वो क्लास होती है जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ठीक है। तो अगर मैं इस जो भी ऐसी क्लास जिसका कोई ऑब्जेक्ट ना बन सके उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसके ऊपर एक अच्छे से मतलब इस कैसे मतलब बनती है ऐसे ये क्लास, इसको पॉलीमॉर्फिज्म में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट अभी कोई ऐसी क्लास बन जाए जिसको हम इनहेरिट कर सकते हैं, ताकि उसको रीडिफाइन कर लें, उसके मतलब चाइल्ड के क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं पर खुद के को ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, तो वो होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, सो अभी तक हमने सिंपल सिंपल देखा था कि यार ऐसे हम इनहेरिट कर सकते हैं, ये पाथ से जा सकता है, ऐसे ऐसे बन सकता है। बट पॉइंट कहाँ है कि हमने कभी कंस्ट्रक्टर को नहीं देखा। सपोज कोई बेस क्लास है और उसके अंदर क्या है यार, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। उसको कुछ इनपुट चाहिए जब उसका ऑब्जेक्ट कॉल हो या इनहेरिट हो, तो उस टाइम पे ना डिराइव क्लास को एक काम करना पड़ेगा। जब भी डिराइव क्लास अपना कंस्ट्रक्टर बुलाएगा ना, उससे पहले उसको वो आर्ग्यूमेंट्स लेने हैं और उसकी जिम्मेदारी है कि वो बेस क्लास को पहुंचाए और उसके कंस्ट्रक्टर को बोले कि ये ले तेरे आर्ग्यूमेंट्स, इनिशियलाइज कर अपने मेंबर्स, फिर मेरे को वो दे दो मतलब कंट्रोल, फिर मैं अपने मेंबर इनिशियलाइज करूँगा। तो पहले अपने आप को नहीं देखता ड्राइव क्लास, पहले पेरेंट्स के कंस्ट्रक्टर को बुलाएगा फिर अपने कंस्ट्रक्टर को बुलाएगा। एंड ये वर्क कैसे करता है, इन द केस अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है सब में तो ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर कोई कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है तो ड्राइव क्लास में नीड ही नहीं है ऐसे चीज़ करने की, वो ऑटोमेटिक ध्यान रखेगा।
एल्स करना पड़ेगा भाई, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। अब ये कैसे करें कि अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ जाता है किसी पेरेंट क्लास में तो उसको आर्गुमेंट कैसे दें, उसे कैसे बोलें यार तू पहले काम कर ले फिर मैं करूँगा। तो कंस्ट्रक्टर किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के कुछ ट्रेड्स कुछ एट्रीब्यूट डेटा मेंबर्स हमारे पास भी हैं, उनको हम तो इनिशियलाइज नहीं कर सकते, वो तो वही करेगा कंस्ट्रक्टर, उनका तो उन्हें ही बुलाना पड़ता है। ये आपकी चीज़ें हैं, आप ध्यान रखें थोड़ा। तो यहाँ पे ड्राइव क्लास क्या करेगा, पहले तो आर्ग्यूमेंट्स बुला लेता है और उस आर्ग्यूमेंट्स को पेरेंट क्लास पे भेजता है पहले, फिर उसके बाद अपने पास बुला लेता है। यहाँ पे पेरेंट्स का फर्स्ट एंड देन द कॉल द ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। परफेक्ट। अपने आप को बाद में बुलाता है, पहले उनको बुलाता है। इन द केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस बेस क्लास आर कंस्ट्रक्टेड इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द डिक्लेरेशन ऑफ ड्राइव क्लास। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मैं एग्जाम्पल नीचे बताता हूँ। सपोज ये हमारे पास एक क्लास थी ए, एक क्लास है हमारे पास बी, और एक डिराइव हमने करी है क्लास डी फ्रॉम बोथ ऑफ दीज। परफेक्ट। अब मैंने क्या करा, डी का कंस्ट्रक्टर लिखा। डी के कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट क्या लिया मैंने, A1 A2। नाम से लग रहा है ये A1 A2 किसके लिए यूज होते होंगे, ए क्लास के कंस्ट्रक्टर के लिए। फिर मैंने बी के आर्ग्यूमेंट लिए B1 B2, ये होते होंगे बी क्लास के कंस्ट्रक्टर के लिए। आर्ग्यूमेंट्स में नॉर्मल कॉल करूंगा, मुझे ये सारे आर्ग्यूमेंट्स चाहिए एज इट इज। और D1 में अपने लिए एक एक्स्ट्रा कॉल करूंगा कि मेरे को अपना काम करना है। आफ्टर दिस मैं क्या करूंगा, कॉलन यूज कर लूंगा, दो ये डॉट्स यूज कर लिए, कॉलन यूज कर लिया। फिर मैं कॉल करूंगा ए क्लास के कंस्ट्रक्टर को। कैसे, इम्प्लिसिट कॉल नहीं होती थी, ए A1 A2 इसको भेजा, कॉमा B B1 B2। अब यहाँ पे एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया ए का बी का। जब ए और बी का काम हो जाएगा फिर यहाँ पे ब्लॉक स्टार्ट होगा, फिर डी अपना काम करेगा और बंद कर देगा। ठीक है, ये समझ आ गया कैसे कॉल होगा। अब ये जो येलो वाली लाइन है इसका मतलब देखते हैं। सपोज डी जो हमने क्लास डिफाइन की थी ना, मतलब यहाँ पे ऐसे क्लास डी, फिर यहाँ पे हमने सपोज मैं अभी प्राइवेट कर रहा हूँ कि हमने ए और बी दोनों को प्राइवेटली कॉल करा था और ऐसे ऐसे हमने ये लिखा था। तो अगर तुम देखो ना यहाँ पे ए और बी लिखा है, और मैं अगर कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ यहाँ पे डी का जो भी आर्ग्यूमेंट लेके कॉलन, यहाँ पे मैं पहले बी लिख देता हूँ, फिर उसके आर्ग्यूमेंट से देता हूँ, फिर मैं ए लिख देता हूँ उसके आर्ग्यूमेंट से देता हूँ, और फिर मैं कंस्ट्रक्टर लिखता हूँ अपना। यहाँ मैंने बी लिख दिया पहले या ए लिख दिया, फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ए का पहले कॉल होगा फिर बी का होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफाइन किया है ए पहले आए बी। ये चाहे किसी भी ऑर्डर में लिखे हों, इट वोंट गिव एनी सेंस। यहाँ पे जैसे डिक्लेयर हो इन विच दे आर अपेयरिंग इन डिक्लेरेशन ऑफ डिराइव क्लास, उसी ऑर्डर में पहले ए का कॉल होगा, फिर बी का कॉल होगा कंस्ट्रक्टर, फिर डी का कॉल होगा। ये ऑर्डर रहता है हमेशा। और यहाँ पे इसको और बेटर से बताया हुआ है, ये जो टेबल है क्या करा हुआ है, हमारे पास एक क्लास है बी जिसमें हमने इनहेरिट किया ए के मेंबर्स को, तो पहले ए कॉल होगा फिर बी। परफेक्ट। फिर एक हमारे पास क्लास है ए, एक और एग्जांपल है, एग्जांपल 1 2 3 ऐसे है। तो हमने ए क्लास के कंस्ट्रक्टर में अगर देखा जाए, इसमें इनहेरिटेड तो बी और सी है, तो पहले हमेशा बी कॉल होगा, फिर सी कॉल होगा, फिर ए कॉल होगा। और अगर पब्लिक बी और वर्चुअल पब्लिक सी है ना, तो पहले हमेशा वर्चुअल कॉल होता है, देन हमारी ऑर्डिनरी बेस क्लास कॉल होगी उसी ऑर्डर में। सपोज अगर दो वर्चुअल लिखे हुए हैं ना, तो पहला वर्चुअल कॉल होगा, देन दूसरा कॉल होगा, और यहाँ पे चाहे कितने वो लिखे हों फिर वो उस मेंबर में 3 4 5 6 ऐसे कॉल होंगे ऑर्डिनरी के। फिर ड्राइव क्लास एंड में कॉल होगी। थोड़ा सा बचा, थोड़ा सा और सब्र कर लो यार, बस खत्म करते हैं इसकी थ्योरी। ओके, सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर हमने देख लिया, पहले बेस क्लास 2 1 जैसे जैसे हमारा मतलब डिफाइन कर रखा है उसी ऑर्डर में। तो ऑर्डर तो हमारा यही रहता है। व्हाट द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर का छोटा सा पॉइंट है बिल्कुल रिवर्स। सबसे पहले अपने आप को डिस्ट्रॉय करूँगा, फिर मैं जो सेकंड वो थी नेमिंग में, फिर जो फर्स्ट नेमिंग में थी, क्योंकि ऑर्डर बिल्कुल उल्टा हो जाता है डिस्ट्रक्टर कॉल्स में। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, कंस्ट्रक्टर का जैसे भी ऑर्डर होता है उसका बिल्कुल उल्टा अपोजिट डिस्ट्रक्टर का ऑर्डर होगा। ओके। और ये जो अभी हमने मेथड देखा ना कंस्ट्रक्टर कॉल करना, कि इनहेरिट तो कर लिया, उसके मेंबर्स को कैसे मतलब इनिशियलाइज करें जो पेरेंट्स से इनहेरिट करें, तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। हम ये कर सकते हैं यहाँ पे ना, जैसे क्लास है एक्स वाई जेड और इंट ए है और इंट बी है, और पब्लिक यहाँ पे अपना एक्सेस स्पेसिफायर है। तो पॉइंट इज, जब मैंने एक्स वाई जेड का यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिखा ना, मैंने ए को पहले लिखा हुआ है, बी को लिखा हुआ है, यहाँ से दो आर्ग्यूमेंट ले लिए, मतलब मैं मान नहीं रहा यहाँ पे कोई भी हमने इनहेरिटेंस नहीं करी, सिंपल कुछ और पॉइंट है। तो अगर मैंने आई और जे लिखा है ना, आई कैन इनिशियलाइज दिस एज एंड बी ऑल्सो इन द मैनर जैसे मैंने कंस्ट्रक्टर को करा था। यहाँ नहीं लिखने की जरूरत, सिंपल कॉलन लगा के ए में आई कॉमा बी 2 स्टार जे,
तो अगर मैं 2 देता हूँ और 3 देता हूँ ना वैल्यू, तो पहले ए इनिशलाइज हो जाएगा किस चीज़ में, 2 में, और बी इनिशलाइज हो जाएगा किस चीज़ में, 6 में। यहाँ से इस मेथड से भी वर्क करेगा ये। ये जितने भी ये चीज़ें लिखी हैं ना यार, इंटरव्यू के हिसाब से अगर देखा जाए ना, इनके कोड करके देखना, इनमें खुद जब कोड करोगे तुम्हारे माइंड में एक डाउट आएगा, यार ऐसे भी करके देख लूँ मैं, क्या ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो वो जो चीज़ें करोगे ना, ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस होगा। नहीं तो इंटरव्यू में पता है क्या, तुम सही भी बोलोगे ना, ही विल बी लाइक सही बोल रहा है क्या, वो मतलब डाउट देते रहते हैं। तो तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और वहाँ पे परफॉर्म तो अच्छा करना है ना, उसके लिए खुद प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, वो तो मेन चीज़ है। तो जैसे हमने देखा था कि हमने कैसे डिक्लेयर कर रखा है, पहले ए फिर बी, तो उसके अंदर एक्स वाई जेड में इंट आई इंट जे लेके, और यहाँ पे पहले बी को इनिशियलाइज कर दिया फिर ए को कर दिया। पॉइंट इज हमेशा ए पहले ही इनिशियलाइज होगा, क्योंकि नाम सबसे पहले ए का आया फिर बी का, तो ऐसे ए ही इनिशियलाइज होगा देन बी इनिशियलाइज होगा। मतलब यहाँ पे तो इंटरडिपेंडेंस है, तो ए पहले इनिशियलाइज हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी आई प्लस जे, जो ऊपर 2 और 3 दिया था 5, बी हो जाएगा 2। द डेटा मेंबर आर इनिशियलाइज इन द ऑर्डर ऑफ डेक्लरेशन, ये हमेशा ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ इन इनिशियलाइजेशन लिस्ट। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे इनिशियलाइज होगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने यार ए की वैल्यू इनिशियलाइज करी, मैं चाहता हूँ बी की वैल्यू ए इंटू जे हो, इट विल वर्क। पहले ए इनिशियलाइज हो जाएगा, ए के बाद बी की वैल्यू आ जाएगी, ये पक्का वर्क करेगा। बट अगर मैं ये उल्टा करता कि बी की वैल्यू पहले इनिशियलाइज हो, ए डिपेंड कर जाए बी पे, ये नहीं कर पाएगा यार, ये विल बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ए हमने पहले डिक्लेयर करा फिर बी लिखा हुआ है ना ऊपर, डिक्लेयर कहाँ पे, यहाँ फंक्शन में प्राइवेट क्लास में, ये चीज़ में, तो ये वहाँ पे पंगा कर जाएगा, और कुछ नहीं है। तो हमारा ये ऐसे भी वर्क कर सकता है कि एक को अंदर लिख दो एक को बाहर लिख दो, या दोनों को अंदर लिख दो, तो करा हुआ है, ये तो डिफ़ॉल्ट होता ही है। तो ये हमारे डिफरेंट मेथड हैं इनिशियलाइजेशन के यूजिंग ये आर्ग्यूमेंट लिस्ट कहते हैं इस चीज़ को ना। एक तो ये जो चीज़ होती है, इस चीज़ को जो अंदर आर्ग्यूमेंट्स देते हैं इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट लिस्ट। मैं शायद लिखना भूल गया इस चीज़ को, पर पीडीएफ में लिख देते हैं। और ये वाली जो चीज़ होती है ना कॉलन के बाद, इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन लिस्ट, इनिशियलाइजेशन लिस्ट। परफेक्ट। चलो अब ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, और एक एग्जांपल इसका। कंटेनर और नेस्टिंग, इनहेरिटेंस हो गया तुम्हारा खत्म, तुम्हारा कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कैसे काम होता है, तुम्हारी इनिशियलाइजेशन कैसे लिस्ट काम करती है, सब खत्म हो गया। कोड में रिवाइज करेंगे उसे अभी। बट ये जो कंटेनरशिप और नेस्टिंग है ना, इस चीज़ को देखते हैं अब। कंटेनरशिप नेस्टिंग का एक सिंपल सा मतलब है, तुम्हारे पास एक क्लास बनाई गामा, और उसके अंदर तुमने डेटा मेंबर दे दिया दूसरी क्लासेस का। सिंपल, अल्फा क्लास का दे दो, बीटा क्लास का, तुमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, डेटा मेंबर बना दिया। तो जब भी तुम गामा क्लास अगर तुम बनाते हो, तुम्हारे डेटा मेंबर्स ये हैं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। और इन्हें इनिशियलाइज, इन चीज़ों को कहते क्या हैं, इनको कहते हैं कंटेनरशिप करना या नेस्टिंग कर देना। और इनको इनिशियलाइज करने के लिए इनके मतलब क्लासेस के कंस्ट्रक्टर कॉल करने पड़ेंगे। परफेक्ट। तो इनके क्लासेस के कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होंगे, यहाँ पे सिंपल, गामा ने आर्ग्यूमेंट लिस्ट ली और पहले ए के कंस्ट्रक्टर को बुलाया, बी के कंस्ट्रक्टर को बुलाया और अपना काम करा। सेम, बहुत सिंपल है नेस्टिंग। जैसे ऊपर कंस्ट्रक्टर काम कर रहा था, ऐसे अगर तुम नेस्टिंग कर लेते हो फिर तुम्हें कंस्ट्रक्टर पहले बुलाने पड़ेंगे, तो ऐसे बुला लो। तो यही सिंपल पार्ट है इस चीज़ का। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ये खुद देख लोगे। इसमें से कुछ कोड्स मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी, और मतलब गिटहब का रेपो का लिंक है, उस पर जाओ, अपनी तरफ से वैसे कोड ट्राई करो, नहीं तो वहाँ से थोड़ा बहुत देख के और फिर अपनी पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब चलो कोड पार्ट देखते हैं। हाँ तो यार अपना ना ये वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर कोड करना है, और जल्दी से करते हैं इस पार्ट को। इसके अंदर हमारे सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस है। एक हमारे पास बेस क्लास है पब्लिक में, इसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर क्या रखा हुआ है, व्हीकल का। मतलब मैंने यार मेंबर नहीं रखे हुए, तुम्हें मेंबर्स का आइडिया लग गया है, वो सिंपल होता है, तुम खुद ट्राई कर लेना मेंबर्स के लिए। बट दिस इज़ लाइक एक व्हीकल, मतलब कंस्ट्रक्टर है व्हीकल क्लास का। और एक मेरे पास यहाँ पे सब क्लास है जो चाइल्ड है, वो है कार क्लास। कार क्लास क्या कर रही है, पब्लिकली व्हीकल क्लास को इनहेरिट कर रही है। और मैंने यहाँ पे कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, कोड वगैरह वैसे जीएफजी से उठाया हुआ है। तो सिंपल है, इसमें ना सबसे पता है कि पहली चीज़ का पता लगेगी, तुम्हें पता लगेगा अच्छा कार क्लास है, सिंगल इनहेरिटेंस ऐसे यूज़ होता है। तो यहाँ पे डेटा मेंबर वगैरह भी अगर तुम इनहेरिट करते यूज़ कर सकते थे इसके। अगर यहाँ पे कोई पब्लिकली यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे इंट ए कर देता हूँ ना, और यहाँ पे मैं सी आउट से पहले भी यहाँ पे मैं इंट ए का रख देता हूँ, तो यहाँ पे इसमें सबसे पहले व्हीकल क्लास के लिए ए की वैल्यू सेट भी करेगा ना, क्योंकि कंस्ट्रक्टर है। ठीक है। तो अगर तुम देखो ना, अगर मैंने कार का ऑब्जेक्ट बुलाया है तो ये कार क्लास यहाँ पे भी आ जाएगा, और यहाँ पे एज वो पब्लिक मेंबर है तो सी आउट में ऑब्जेक्ट का वहाँ से बुला सकता हूँ इसको।
तो इस चीज़ को एक बार रन करके देखते हैं। एक बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो यहाँ पे तो वैसे प्रिंट हो जाएगा ए की वैल्यू 10 रख के, और एक बारी मैं ना इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ, सब दिखाते हैं तुमको 100 रख के, और यहाँ पे इसको एक्सप्लिसिटली भी कॉल कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ पब्लिकली डिफाइंड हेयर एंड पब्लिकली ही कॉल कर रहे हैं। अगर प्राइवेटली कॉल करते हैं नहीं हो पाता, वो भी देखता है अभी करके, सब देखेंगे। तो दिस इज़ अ व्हीकल 10 और यहाँ पे 100 आ चुका है आंसर। अगर इधर यहाँ पे इसको कर देते हैं हम प्राइवेट, तो पहली लाइन तो यार मेरे हिसाब से चल जाएगी, क्यों? क्योंकि वो है कंस्ट्रक्टर के अंदर। दूसरे में वो कहेगा नहीं यार तुम तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए को बुला रहे हो और वो इनएक्सेसिबल है विद इन द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि वो प्राइवेट बन गया अब। तो यहाँ पे नीचे की 2 लाइन नहीं चलेंगी पर ऊपर की लाइंस चल जाएंगी सारी। बढ़िया, ये ऊपर की लाइन चल गई है। ठीक है, ये सिंगल तुम्हारी इनहेरिटेंस सिंगल वाली हो गई है। अब एक मल्टीपल इनहेरिटेंस का देख लेते हैं कोड अपना जल्दी से। हाँ, तो यहाँ पे जो अपना सबसे पहले व्हीकल क्लास ही है सेम जैसे उसमें भी थी। उसके बाद हमने क्या करा, 2 क्लासें ले ली यार। एक हमने एक और क्लास ले ली है 4 व्हीलर। एक कौन सी क्लास है, व्हीकल अपनी क्लास है, एक बेस क्लास, एक पेरेंट वो है, एक पेरेंट के दूसरा है 4 व्हीलर। इसका कंस्ट्रक्टर क्या बोलता है यार, मैं हूँ व्हीकल, और ये क्या बोलता है, मैं हूँ 4 व्हीकल। अब तुम इसमें ना अपने आप डेटा मेंबर डाल के कर सकते हो जैसे अभी पिछले वाले कोड में करा, बट मैं इसमें नहीं करके दिखा रहा हूँ। इसमें तुम्हें मैं बताऊंगा कि कैसे कंस्ट्रक्टर जब कॉल होता है तो पहला कौन सा कॉल होगा। जैसे तुमने डिफाइन किया पब्लिकली या प्राइवेट भी करो या कैसे भी करो, प्रोटेक्टेड भी करो, तुम्हें वो एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो इस चीज में क्या होगा, पब्लिकली व्हीकल को बुलाओगे फिर पब्लिकली 4 व्हीलर को, तो जब इसको कॉल करेंगे ना तो यहाँ पे पहले व्हीकल वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन 4 व्हीलर वाला, फिर कार का होगा। कार का हमने डिफाइन ही नहीं करा, तो पहले व्हीकल आएगा फिर 4 व्हीलर और खत्म हो जाएगी कहानी। सिंपल एज इट इज। ओके, तो सबसे पहले तो ये हो गया अपना। फिर अपना आता है एक मल्टी लेवल आता है। मल्टी लेवल वुड बी लाइक कि हमारे पास क्या होगा, एक होगा व्हीकल, एक होगा 4 व्हीलर और एक होगा कार। और हमने क्या कर रखा होगा, व्हीकल तो एज इट इज है ही है हमारे पास। 4 व्हीलर जो है अपनी सेकंड बेस क्लास है। ये 2 सेकंड, मेरे ख्याल से मैं कोड गलत कॉपी कर दिया, सो सॉरी। व्हीकल क्लास है, देन 4 व्हीकल वाली क्लास में इसने व्हीकल को इनहेरिट कर रखा है, इसने 4 व्हीलर को इनहेरिट कर रखा है। तो एक ऐसे मतलब लेवल बन जाएंगे, चेनिंग हो जाएगी कह सकते हैं। इसको रन करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। सबसे पहले व्हीकल अपने आप को बुलाएगा, फिर वो नीचे ऑब्जेक्ट से 4 व्हीलर को बुलाएगा। कैसे, सबसे पहले किसको बुलाएंगे, सबसे बड़े वाले को ऊपर जो लेवल पे है, फिर वो इसको बुलाएगा, फिर देन इसको बुलाएगा। मतलब सीक्वेंस चलेगा, पहले सबसे बड़ा वाला पेरेंट क्लास, सबसे ऊपर वाला लेवल, देन उससे नीचे वाला लेवल, देन लास्ट वाला लेवल। ऐसे ऐसे करके अपना ही चलता रहता है। सेम यार हायरार्किकल के लिए भी होता है, उसको भी एक रन करके देख लेते हैं। एक मेरे पास पड़ा हुआ है कोड, थैंक्स टू TFG। उसका कॉपीराइट ना लगा दे यार, बस बच्चों को सिखाने के लिए ये आलसी हो गया मैं, कोड नहीं लिखता। बट हाँ, ये वाला जो है यहाँ पे क्या है, पहले एक कार है और एक बस क्लास है जो व्हीकल को इनहेरिट कर रही है। तो पहले मैं ऑब्जेक्ट कार का बना रहा हूँ, फिर एक बस का बना रहा हूँ, तो दोनों मतलब पेरेंट को कॉल कर रही है। हायरार्किकल है, तो इट्स जस्ट तुम बस इसको कैसे यूज कर सकते हो हायरार्किकल को। लाइक कई बार जैसे तुम्हें लाइब्रेरी सिस्टम का बताया था, एक यूजर होता है उसमें एक टीचर स्टूडेंट ऐसे ऐसे डिफरेंट हायरार्किकल हो सकते हैं, या मतलब स्टूडेंट का भी मल्टीपल हायरार्किकल बन सकता है नीचे की इसका स्कोर कितना है और वगैरह वगैरह। ओके, सो अब आते हैं एक अच्छी जो चीज है वो है बेस क्लास। वो बेस क्लास कह रहा हूँ मैं, हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड में क्या होता है यार, अपने पास इनहेरिटेंस मल्टीपाथ के लिए, हाइब्रिड के लिए एक पहले सबसे ऊपर वाला ग्रैंड पेरेंट है ए, जो हमने देखा था। एक यहाँ पे ए था, फिर एक 2 पेरेंट थे साइड साइड और एक नीचे चिल्ड्रन था। तो इन्होंने क्या करा, एक बी क्लास है जिसने पेरेंट को इनहेरिट किया हुआ है, एक सी क्लास है जिसने पेरेंट को इनहेरिट किया हुआ है। पब्लिकली A B C और इनके डेटा भी है। और जो अपना चाइल्ड है सबसे छोटा वाला, वो इन दोनों पेरेंट्स को इनहेरिट कर रहा है, उसका अपना डी मेंबर है। ओके, अब पॉइंट क्या आएगा कि अगर मैं इस क्लास डी से अपने ग्रैंड पेरेंट का कोई भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाहूंगा तो वो एरर दे देगा। लेट्स ट्राई यार, क्या एरर देता है वो तो हमें भी देखना है ना। तो एरर क्या आ गया, इन मेन फंक्शन, ये क्या हो गया, एम्बिगुअस हो गया। वो मतलब एम्बिग्यूटी तो आ गई ना कि कौन से को कॉल हो रहा है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए ये चीज हम यूज नहीं कर सकते, कोई भी डेटा मेंबर फंक्शन अपनी ग्रैंड पेरेंट का यूज नहीं कर सकते अगर वो कॉपी हो गया तो बार। बट हम उसी चीज को ऐसे बोल सकते हैं यार, क्लास बी के अंदर से जो आ रहा है उस वाले को यूज करना है, या क्लास सी के अंदर से जो आ रहा है उस वाले को यूज करना है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हम यूज कर लेंगे।
तो हर एक का अपनी अपनी डिफरेंट कॉपी है, वो सेम कॉपी नहीं है, डिफरेंट कॉपी है। और इसको हम जब प्रिंट करेंगे ना तो इसकी वैल्यू भी अलग आएगी। तो हमने बी, सी और डी की तो अपनी दे दी और हर एक को अलग प्रिंट करेंगे। तो एक बार इसको रन करते हैं। कहाँ एरर आ गया, कहाँ? सी प्लस प्लस में सबसे मेन चीज़ क्या होती है? इंट मेन होता है हमेशा। सी में चल जाता है वो, बट यहाँ पे हमेशा हमें इंट मेन लिखना होता है और रिटर्न हमें करवाना होता है। इंट तो हमेशा एक रिटर्न होता है, इसलिए वो एरर दे रहा है। अभी भी एरर दे देगा क्या? नहीं। सो देखो, हमने क्या सेट करा था, जो बी क्लास से कॉपी आ रही है उसकी 10 रख दी थी, जो सी क्लास से कॉपी आ रही है ये उसकी वैल्यू 100 रख दी थी। 1 की तो हमने वैल्यू रखी हुई एज इट इज आ जाएगी नीचे, बट यहाँ पे ए जो बी क्लास से है उसकी 10, देन सी क्लास से उसकी 100 और बाकी सबकी वैल्यू एज इट इज प्रिंट होगी। तो यहाँ एम्बिग्यूटी कैसे रिमूव करी? उस क्लास को एज अ स्कोप बताया कि यार ए कौन सी स्कोप वाली क्लास का है। यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन यूज हुआ। सो यहाँ पे ये चीज थी। नेक्स्ट आता है, अगर हम चाहते हैं यार ये मल्टीपल कॉपीज बने ना, मुझे ये देखना ही नहीं है, मुझे रखना है कि यार सिंपल एक कॉपी बने, काम खत्म हो, लेट्स जस्ट डू दैट थिंग। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास है ग्रैंड पेरेंट, उसमें ना वर्चुअली इनहेरिट होगी वो चीज, ताकि जब ये आगे जाके इन दोनों क्लासेस को मिला के कोई डी क्लास बने ना, उधर एक ही कॉपी है। तो यहाँ पे अगर देखें ना, ये वाली चीज एज इट इज वर्क कर जाएगी, एक ही कॉपी है, क्योंकि मल्टीपल कॉपी तो बनी नहीं। और यहाँ पे भी यही गलती कर रखी है, जहाँ से हमने कोड उठाया है हमने चला के ही नहीं देखा है। और यार बस अब रन करते हैं इसे, और ये यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा कि वर्क कर रहा है। तो ए की वैल्यू 100 ही आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए की तरह पे एम्बिग्यूटी नहीं है इस पर। ठीक है, वर्चुअली अगर हम इनहेरिट करते हैं तो वर्चुअली इट मेक्स द कंपाइलर मूव स्मार्टली, कंपाइल स्मार्टली, यार एक ही कॉपी करना है चाहे कैसे भी पाथ से है। सेकंड लास्ट कोड है वो हमारा, कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क होते हैं और डिस्ट्रक्टर कैसे वर्क होते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टर का तुम देख चुके हो कि कैसे कैसे ऑर्डर में कॉल होते हैं, बट लेट्स जस्ट डू दिस। एक है हमारी पेरेंट क्लास, उसके अंदर क्या है, एक पेरेंट कंस्ट्रक्टर है और एक पेरेंट डिस्ट्रक्टर है। डिस्ट्रक्टर इनसाइड फर्स्ट बेस क्लास, एक सेकंड बेस क्लास है। ठीक है, उसका अपना कंस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर है, एक थर्ड चाइल्ड क्लास है। उसके अंदर हमने पहले पेरेंट 1 को बुलाया, फिर पेरेंट 2 को बुलाया, और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर डिफाइन कर रखे हैं। तो अगर हम इसे रन करते हैं, तो क्या चीज आएगी? देखो, कंस्ट्रक्टर कॉल में क्या होगा, सबसे पहले पेरेंट, फिर सेकंड पेरेंट, जैसे हमने डिफाइन करा हुआ यहाँ पे। अगर मैं 2 कर दूंगा ना पहले और 1 करूंगा बाद में, तो पहले सेकंड बेस कॉल हो जाएगी और हमने चाइल्ड क्लास बाद में आती है। डिस्ट्रक्टर में बिल्कुल उल्टा चलेगा। लेट्स ट्राई यार, वो चीज मैंने भी ट्राई नहीं करके देखी, तो लिख के देखते हैं। अगर 2 पहले कर देते हैं और 1 पहले कर देते हैं, और जैसे मैं कोड रन कर रहा हूँ ना, मेरे मन में और डाउट आया, वो मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम सॉल्व करना, कि अगर मैं 2 बार इसी चीज को लिख देता हूँ पेरेंट टू क्या होगा। तो वो चीज एक क्यूरियोसिटी के लिए तुम ट्राई करना। तो कंस्ट्रक्टर हमारा क्या, पहले सेकंड क्लास के लिए कॉल हुआ, देन फर्स्ट के लिए कॉल हुआ, फिर चाइल्ड, और रिवर्स ऑर्डर में वैसे उल्टा हो गया। ओके, ये रहा हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए, डिफॉल्ट वाले के लिए। अगर हम चाहें तो पैरामीटराइज के लिए हम देखना चाहते हैं कि यार पैरामीटराइज के लिए हम कैसे कॉल करेंगे। ओके, सो ये वाला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, एक पेरेंट क्लास है जिसके अंदर एक जो कंस्ट्रक्टर है वो आर्गुमेंट लेता है, तो इट इज अ पैरामीटराइज। नाउ आर्गुमेंट से क्या है, वो अपने डेटा नंबर को इनिशियलाइज करता है और बताता है मैं इनसाइड हूँ अपने पेरेंट क्लास के बेस क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में। एक चाइल्ड क्लास है, इट इनहेरिट्स अ पेरेंट क्लास पब्लिकली एंड इट हैज अ प्राइवेट मेंबर जे। नाउ वी कैन इनहेरिटेड, जो अपना पेरेंट क्लास से इनहेरिट किया उसके कंस्ट्रक्टर को पहले कॉल करना है, तो वी विल जस्ट कॉल द पेरेंट क्लास constructor with the argument we have taken x, and we can even initialize the data member j with the argument x directly in the initialization list too। ये अपनी जो initialization list है ये यही है, और यहाँ पे ये argument list जो आती है अंदर, और इसको जब हम रन करेंगे तो अगर 10 दे रखा है तो दोनों की वैल्यू 10 हो जाएगी। इनको ना आपस में चेंज करके देखना, प्ले ऑफ करके देखना कब कौन सा कॉल हो सकता है, कब एरर आ सकता है, वो और अच्छे से तुम ही बता सकते हो, क्योंकि ऐसे ना वीडियो लंबी हो जाएगी, हर एक केस में बताता गया। पहले पेरेंट क्लास में गया, बेस क्लास, देन सब क्लास में आया। तो ये ऑल था अपना इनहेरिटेंस, अपना कैसे कंस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं। मैंने नेस्टिंग के बारे में नहीं बताया, बट उसमें बस इट्स लाइक यहाँ पे बस तुम पेरेंट को ना कॉल करके यहाँ पे एक मेंबर बना दो और वो सब सेम चीज है। तो काफी पॉइंट्स होंगे जो वीडियो में, अगर तुम्हें लगता है कि किसी भी वीडियो में तुम्हें कोई पॉइंट नहीं समझ आया, तुम्हें लगता है कि यार ये थोड़ा गलत लग रहा है या मेरे को ठीक से क्लियर नहीं हुआ, तो एक बार कमेंट्स में लिख देना। मैं पक्का मतलब या तो ट्राई करूंगा कि उस पॉइंट को और बेटर से क्लियर कर दिया जाए, या कुछ मेन चीज है तुम्हारे को समझ आए तो बताया ना यार, जैसे भी हो। हैव अ गुड डे।